एपिसोड 2। रिवर फ्लावर सिटी, बाहरी क्षेत्र, गरीबों का इलाका। एक छोटे जर्जर झोंपड़े के अंदर एक टूटा हुआ चूल्हा था। उसके पास 2 साफ मिट्टी के कटोरे रखे थे और उनके अंदर मिट्टी के चम्मच थे। इसके अलावा झोंपड़े के कोने में कुछ फटे हुए कपड़े अच्छे से रखे हुए थे। झोंपड़े के एक अलग कोने में फर्श पर एक छोटी लड़की कंबलों में लिपटी हुई पड़ी थी और 2 कंबलों में कसे होने के बावजूद वो अभी भी कांप रही थी, जैसे वो बर्फ के ब्लॉक पर पड़ी हो। ऐसा लगता है कि उसे तेज जुकाम या बुखार है। चूंकि उसके चेहरे को कंबल से ढका नहीं गया था, इसलिए उसके प्यारे चेहरे को देखा जा सकता था। वो केवल 7 या 8 साल की लगती थी। उसकी त्वचा हिम सफ़ेद थी। बीमार होने के बावजूद उसका चेहरा देखने में आनंद देने वाला था। उसका चेहरा अंडाकार था। उसकी नाक पतली और नुकीली थी, गाल में हल्की खोखलापन थी और होंठ चेरी की तरह परफेक्ट थे। उसके बड़े बंद आंखें और हल्की काली भौएं इस समय चुभ रही थी। ये सब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि फिलहाल उसका रंग इतना पीला था कि लगता था कि उसके शरीर में कोई खून नहीं है, जैसे भूत। वो स्पष्ट रूप से अत्यंत कमजोर स्थिति में थी। अचानक झोंपड़े का लगभग टूटा हुआ दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक छोटा लड़का जो 1.7 मीटर लंबा था, जल्दी से अंदर आया। वो दुबला और अपने पीले चेहरे की वजह से बहुत कमजोर लग रहा था। अत्यंत पीले रंग के बावजूद उसकी गहरी नीली आंखें सितारों जैसी थीं और वो बहुत सुंदर लग रहा था। अगर उसके फटे हुए कपड़े और दुबला शरीर नहीं होते तो कई लड़कियां उससे मोहित हो जातीं। वो जल्दी से बीमार छोटी लड़की के पास आया और उसके बगल में बैठ गया। उसने अपने दुबली उंगलियों से उसकी स्थिति जांची। उसकी स्थिति देखकर उसकी भौहें कसकर तन गईं और उसके पीले माथे पर गहरी रेखाएं बन गईं। वो इस समय काफी चिंतित लग रहा था। वो धीरे से छोटी लड़की को अपनी बाहों में उठाता है और उसके कान में धीरे से फुसफुसाता है। छोटी, कैसी हो? देखो, बड़ा भाई जुकाम की दवा लेकर वापस आ गया। इस बार एलिना इसे लेने के बाद जल्दी ठीक हो जाएगी। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें चिंता और प्यार भरा था। जैसे ही उसने ये कहा, वो जल्दी से अपनी जेब से दवा निकालता है। ये मोटे कागज में लिपटी हुई थी। जब उसने मोटी पैकिंग को खोला तो 2 छोटे चिकने काले गोलियां दिखाई दीं। ये गोलियां काली मिर्च की तरह लग रही थीं। एलिना, जो लगभग बेहोश थी, ने अपने बड़े भाई की आवाज सुनी और धीरे से अपनी आंखें बड़ी मुश्किल से खोलीं। उसकी सुंदर नीली और पानी जैसी आंखें थीं, लेकिन दुर्भाग्य से वो धुंधली और मंद थीं, क्योंकि उसकी स्थिति कमजोर थी। एलिना कपकपाती और कमजोर आवाज में बोलती है, बड़े भाई, इस। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें प्यार और खुशी की झलक थी। एलिना को यह देखकर खुशी हुई कि उसका बड़ा भाई उसे अपनी बाहों में ले रहा है, लेकिन वो इतनी कमजोर थी कि केवल अपनी सारी ताकत लगाकर बड़े भाई कह सकी। इसे देखकर एस का दिल टूट गया और वो दुख में आ भरता है। एस धीरे से उसके काले बालों को सहलाता है और हल्की मुस्कान देता है। वो नहीं चाहता कि एलिना उसके दर्दनाक भाव को देखे। वो छोटी काली गोलियों में से एक लेता है और अत्यंत सावधानी से उसे खिलाता है। जब ये सुनिश्चित कर लिया कि उसने गोली निगल ली है, तो वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, एलिना जल्दी ही ठीक हो जाएगी इस दवा से। बस आराम करो और बड़ा भाई तुम्हारी देखभाल करेगा जब तक तुम फिर से स्वस्थ ना हो जाओ। एस उसे आश्वस्त कर रहा था, या शायद खुद को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसकी चिंता में बहुत व्याकुल था। वो इस विशाल दुनिया में उसकी एकमात्र परिवार थी और जब तक वो जीवित रहेगा वो उसे कुछ भी होने नहीं देगा। कुछ साल पहले एस वाइट, उसके माता पिता ने उसे ये नाम इसलिए दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये नाम सुनने में अच्छा लगता है और दूसरों के लिए याद रखना आसान है। दुर्भाग्य से उसके माता पिता वेस्टलैंड्स में गुम हो गए जब वो केवल 4 साल का था। वे लो लेवल साधक थे और वेस्टलैंड्स में शिकार कर अपनी जीविका कमाते थे। लगभग 1 साल तक न लौटने पर शहर के अधिकारियों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। छोटा एस अपने दादा दादी के पास रहता था जब उसने अपने माता पिता की मृत्यु की खबर सुनी। ये जानकर वो महीनों तक शोक मनाता रहा। उसे ऐसे देखकर उसके दादा दादी भी बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद माता पिता की मृत्यु का सदमा धीरे धीरे कम होने लगा।
उसने धीरे धीरे स्वीकार कर लिया कि उसके पिता और माता कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए उसके दादा दादी ही उसके लिए सब कुछ थे और वो उन्हें बहुत प्यार करता था। हालांकि कुछ ही साल बाद उनकी जीवन स्थितियां बिगड़ने लगीं। जब वे जीवित थे तो उन्हें भोजन या कपड़े की चिंता नहीं थी, लेकिन अब जब वो नहीं थे तो चीजें जल्दी बदल गईं। माता पिता की मृत्यु के 3 साल बाद छोटा एस इस साल 8 साल का हुआ और एक और त्रासदी उसके पास आई। उसकी दादी अत्यधिक बुखार के कारण गुजर गई। वो लंबे समय तक रोता रहा और उसके दादा उसके पास थे। दादी के बाद उसके दादा अपने दिल की बीमारी के साथ उसके जाने का दुख सहन नहीं कर पाए। वो बीमार हो गए और 4 महीने बाद उनका भी निधन हो गया। अब छोटा एस इस निर्दयी दुनिया में अकेला था। वो उसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करता था जहां उसकी दादी मृत्यु से पहले काम करती थी। मालिक ने बस गरीब अकेले लड़के पर दया की। दादा दादी की मृत्यु के सदमे के बाद वो बिल्कुल शांत बच्चा बन गया और शायद ही किसी से बात करता। उसके पास दोस्त नहीं थे। जब वो अन्य बच्चों को उनके माता पिता के साथ देखता तो रात में अकेले अपने घर में रोता, जहां कोई उसे सुन नहीं सकता या उसे सांत्वना नहीं दे सकता। 2 साल तेजी से बीत गए। 2 साल में छोटा एस थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन उसका रंग बहुत दुबला था। वो अब भी उसी रेस्टोरेंट में कुछ तांबे के सिक्कों के लिए बर्तन धोता और अपने भोजन का पैसा कमाता। उसकी भावहीन आंखों से लगता है कि वो अपने छोटे और नाजुक उम्र के बावजूद परिपक्व व्यक्ति है। समय ने उसके छोटे दिल पर गहरी चोट छोड़ी है। वो ये भी भूल गया था कि उसने आखिरी बार कब मुस्कुराया था। एक ठंडी रात में जब वो काम से घर लौट रहा था, तब उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ से पता चलता है कि ये एक छोटे बच्चे की आवाज़ है। एस ने थोड़ी बाहें तिरछी की और तुरंत सतर्क होकर छोटी घाटी की ओर छोटे कदमों से गया। एपिसोड 3। छोटी लड़की अपनी मासूम आवाज में बुलाती है। एस जब पहली बार उसकी आवाज सुनता है तो थोड़ी हैरानी में पड़ जाता है और सोचता है, किसी की आवाज इतनी प्यारी कैसे हो सकती है। ये उसके लिए सामान्य था क्योंकि उसने कभी किसी से बात नहीं की और ना ही अपनी उम्र की लड़की से। एस मुड़कर फिर से उसकी ओर देखता है। छोटी लड़की उसकी नजर देखती है और धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कहाँ हैं और वे कैसे दिखते हैं। एस जब फिर से उसकी प्यारी आवाज सुनता है तो थोड़ी देर के लिए चकरा जाता है और धीरे से पूछता है, तो फिर तुम इस तरह की जगह पर अकेले क्यों रो रही हो? एस का सवाल सुनकर छोटी लड़की अचानक कुछ याद करती है और फिर से रोने लगती है, जैसे किसी ने उसे मारा हो। एस उसे फिर से रोते देखकर थोड़ा दर्द महसूस करता है, जो लंबे समय से ठंडा हो गया था। क्या हुआ? वो जल्दी से पूछता है। लड़की कमजोर आवाज में रोते हुए कहती है, मुझे भूख लगी है। एस ये सुनकर थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है और अनजाने में उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अंततः वो सिर्फ एक बच्ची है। मेरे घर में खाना है, अगर तुम्हें कहीं जाने नहीं है तो मेरे साथ चलो। एस नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उस छोटी लड़की को उस हालत में देखकर वो खुद को याद करता है। शायद एस अपनी पुरानी मासूम आत्मा को उसमें देख रहा था। वो नहीं जानता, ना ही इसका जवाब था, लेकिन किसी अजीब वजह से वो बस उसकी मदद करना चाहता था। छोटी लड़की एस का प्रस्ताव सुनकर तुरंत रोना बंद कर देती है। वो गहराई से सामने वाले व्यक्ति को देखती है। वो उसका चेहरा नहीं देख सकती, लेकिन उसकी आवाज और कद से वो आसानी से अनुमान लगा सकती है कि वो भी युवा है और ईमानदार लगता है। अंततः वो अभी भी एक मासूम छोटी लड़की है, इसलिए जब उसने सोचा कि वो ईमानदार है तो वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। अगर चीजें गलत भी हो जाए तो वो अपनी सुरक्षा कर सकती थी। एस राहत की सांस लेता है जब वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अब जब उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, एस किसी कारण से राहत महसूस करता है। एस यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता और वो मुड़कर घाटी के बाहर की ओर चलने लगता है। छोटी लड़की उसके पीछे पीछे चलती है। जब वो बाहर आते हैं, मंद चांदनी सड़क पर चमक रही थी और उनके दोनों के चेहरे साफ दिखाई देने लगे। एस थोड़ी जिज्ञासु हो जाता है और बिना रुके छोटी लड़की के चेहरे की ओर मुड़कर देखता है, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा तो वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसका चेहरा अंडाकार, दूधिया सफेद त्वचा वाला, नुकीली पतली नाक, खोखले गाल और पतली चेरी होंठ वाला था।
उसकी बड़ी नीली आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और उसके लंबे काले बाल उसकी पीली त्वचा के साथ पूरी तरह मेल खा रहे थे। वो जैसे किसी दिव्य कलाकार की मूर्ति हो। एस तुरंत उसकी अद्भुत प्यारी शक्ल से मोहित हो जाता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो कितनी प्यारी है, उसका केवल यही विचार था। छोटी लड़की भी एस की ओर देखती है। छोटे लड़के का सुंदर चेहरा भी उसे प्रभावित करता है, खासकर उसकी गहरी नीली आंखें। वो थोड़ा पतली थी लेकिन फिर भी सुंदर थी। अचानक उनकी आंखें मिलती हैं और समय जैसे रुक जाता है। दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं और वे जल्दी अपनी नजरें हटाते हैं। इसके बाद उनके बीच माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। एस जल्दी से अपने छोटे घर की ओर चलने लगता है ताकि अपनी शर्म छुपा सके। छोटी लड़की जल्दी से उसके पीछे चलती है। उसे भी नहीं पता क्या हुआ, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं था। एस चुपचाप आगे बढ़ता है, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा है। और अचानक एक विचार उसके मन में आता है और वो अजीब माहौल तोड़ने के लिए कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? छोटी लड़की कुछ सोचने के बाद जवाब देती है, अलीना। अलीना, अच्छा नाम है। एस सोचता है और किसी कारण से प्रसन्न होता है। कुछ झिझक के बाद छोटी लड़की आखिरकार पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? एस बिना सोचे जवाब देता है, एस। कुछ समय बाद वो एस के घर पहुंचते हैं। ये एक सामान्य आकार का घर था और यही चीज उसके माता पिता ने उसे छोड़ी थी। वो दरवाजा खोलता है और अंदर बहुत साफ सुथरा था। वो यहां अकेले 3 साल से रह रहा है। एस कहता है, अंदर आओ, और फिर अलीना घर में प्रवेश करती है। एस खुद और छोटी अलीना के लिए खास खाना बनाता है। उसने अपनी दादी से खाना बनाना सीखा था और अब वो खुद भी एक बहुत अच्छा रसोइया है। उसने इन सालों में कुछ सिल्वर कॉइन्स भी बचाए हैं और चूंकि वो अकेला रहता है, एस अपने लिए कम खर्च करता है। इसलिए वो उसे 1 या 2 अच्छे खाने दे सकता था। नगरों या लो लेवल लैंड्स में मुद्रा प्रणाली कुछ इस तरह है। 1 रूबी कॉइन यानी 100 गोल्ड कॉइन्स, 1 गोल्ड कॉइन यानी 100 सिल्वर कॉइन्स, 1 सिल्वर कॉइन यानी 100 ब्राउन्स कॉइन्स। जब छोटी अलीना ने मेज पर गर्म खाने देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। एपिसोड 4। आज एस अलीना के लिए दवाई लेने बाहरी क्षेत्र की दवा बाजार पिल मार्केट की तरफ गया। वो एक मशहूर एल्केमी शॉप से 8 गोल्ड कॉइन्स में 2 काली गोलियां खरीद लाया जिनका नाम ब्लैक एल्केमी पिल्स था। पिल मार्केट के बारे में उसे बहुत कम जानकारी थी, लेकिन लोगों से पूछताछ करने के बाद उसे ये दुकान सही लगी और वहीं से खरीद लिया। अब उसके पास केवल 1 गोल्ड कॉइन बचा था, क्योंकि उसने गरीबों के इलाके में एक टूटा फूटा झोंपड़ा भी 1 गोल्ड कॉइन में खरीदा था। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी छोटी बहन को बचाएगा। जल्दीबाजी में एस ने ध्यान नहीं दिया कि दुकान मालिक की आंखों में उसके लिए कैसी घृणा की चमक थी। जैसे ही एस दुकान से निकला, उस मोटे दुकानदार के होंठ ऊपर उठे और वो नीच हंसी हंसने लगा। अगले दिन सुबह एस चिंता के कारण सो नहीं पाया। 3 दिन से वो ऐसा ही था। उसने फिर से अलीना की हालत देखी और ये 10वीं बार था, लेकिन उसकी हालत में जरा भी सुधार नहीं था। एस को शक हुआ कि उन ब्लैक पिल्स में कुछ गड़बड़ है। उसने ये गोलियां खरीदने से पहले इनके बारे में पूछताछ की थी और सबने कहा था कि ऐसी अल्केमी गोलियां बहुत चमत्कारी होती हैं, लेकिन ये अलीना पर असर नहीं कर रही थीं। ये सोचकर एस को यकीन नहीं हुआ कि ये गोलियां भी बाकियों की तरह बेअसर हैं। वो दोबारा पिल मार्केट गया, लेकिन इस बार उसने एक छोटी सी अनजान दुकान की तरफ रुख किया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी उम्र लगभग 60 साल लगती थी। उसके छोटे सफेद बाल और लंबी सफेद दाढ़ी झुर्रियों वाले चेहरे पर साफ दिख रहे थे। जब बूढ़े दुकानदार ने एस की दुबली हालत और फटे पुराने कपड़े देखे तो उसे तुरंत समझ आ गया कि ये एक गरीब बच्चा है, लेकिन वो नेक दिल इंसान था, इसलिए उसने उसे भगाया नहीं। वो मुस्कुराकर बोला, छोटे बच्चे, क्या चाहिए? एस ने उसकी मुस्कुराहट और मीठे लहजे से थोड़ा सहज होकर सम्मान से कहा, सर, मैंने कल एक मशहूर दुकान से अपनी बीमार बहन के लिए ये एल्केमी गोली खरीदी थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा।
क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं कि ये सही है या कोई दूसरी गोली चाहिए? एस ने जेब से बची हुई काली गोली निकाली और बूढ़े दुकानदार को दिखा दी। बूढ़े ने मुस्कुराकर गोली ली और ध्यान से सूंघ कर देखा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। उसने गोली को गंभीरता से देखा, फिर एस को देखा। साय। बूढ़े आदमी ने दुख भरी सांस भरी और एस के लिए दया महसूस की। एस ने उसकी गंभीर नजर देखी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत गड़बड़ है। आखिरकार बूढ़ा गंभीर स्वर में बोला, यह एक फेल पिल है। इसमें कोई भी इलाज की ताकत नहीं है। ये बस कचरा है, इसके सिवा कुछ नहीं। एस ने जैसे ही यह सुना, उसे लगा दुनिया अंधेरी हो गई है, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि वो जानता था कि वो मोटा दुकानदार उसे धोखा दे गया है और अब वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उस मोटे कमीने। एस मन ही मन लाखों बार उसे गालियां देने लगा। एस ने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा दबा लिया। उसने बूढ़े की भलाई महसूस की कि उसने बिना कुछ लिए गोली की जांच कर दी। अगर कोई और होता तो उसे तुरंत भगा देता। एस ने झुककर कहा, सर, आपके इस एहसान को मैं हमेशा याद रखूंगा। कृपया बताइए, मेरी बहन की बीमारी का इलाज किस गोली से होगा? बूढ़ा उसकी जिद और दृढ़ता देखकर हैरान रह गया। फिर बोला, तुम्हारी बहन की बीमारी नर्व कोल्ड इलनेस लगती है। इसके इलाज के लिए नर्व हीटिंग पिल चाहिए, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, 1 रूबी कॉइन। 1 रूबी कॉइन यानी 100 गोल्ड कॉइन्स। एस ये सुनकर लगभग गिर पड़ा। इतनी महंगी? उसके 10 गोल्ड कॉइन्स भी होते तो 90 गोल्ड कॉइन्स कम पड़ जाते। ये उसके लिए असंभव था। उसने दांत भींचकर पूछा, सर, क्या ये गोली सच में मेरी बहन को ठीक कर देगी? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखकर दृढ़ता से कहा, मैं गेल गैलोस अपने नाम की कसम खाकर कहता हूं, ये गोली 99% तक ठीक कर सकती है। एस ने गंभीरता से सिर हिलाया और दुकान से बाहर निकल गया। जब वो गरीबों के इलाके की तरफ लौट रहा था तो उसने उस मोटे दुकानदार को देखा। वो सोने के सिक्के गिनते हुए चौड़ी हंसी हंस रहा था। तुझे एक दिन हेवन से सजा मिलेगी। एस दांत पीसते हुए मन ही मन उसे कोसता रहा। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसने देखा अलीना और ज्यादा कांप रही है। वो भागकर उसे गले लगा लेता है। वो बर्फ जैसी ठंडी थी। अलीना ने अपने भाई की गर्माहट महसूस की और हल्की मुस्कुराहट दी। एस की आंखों में आंसू भर आए। जिंदगी कितनी बेइंसाफ है। पहले मेरे माता पिता, फिर मेरे दादा दादी और अब मेरी बहन भी। नहीं, एस चिल्लाया, मैं इस नाइंसाफ जिंदगी से लड़ूंगा। मैं इस भ्रष्ट दुनिया से लड़ूंगा। मैं इस नालायक हेवन से भी लड़ूंगा। उसके दिल में गुस्सा और कड़वाहट भर गई। मुझे ताकत चाहिए, ताकत, ताकि मैं उन सब से लड़ सकूं जो मेरी बहन को मुझसे छीनना चाहते हैं। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया और वो आंसुओं में हंस पड़ा। अगर मुझे ऐसी ताकत मिल जाए जिससे मैं किसी से भी, यहां तक कि हेवन से भी चुरा सकूं, मैं हेवन का अपराधी क्यों ना बन जाऊं, लेकिन अगर मेरी बहन खुश रहे तो मैं सब कुछ चुरा लूंगा। अचानक गोल्डन स्काई वर्ल्ड का आसमान अचानक काला हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। काले बादलों से बिजली चमकने लगी और गरज सुनाई देने लगी। हर नस्ल के टॉप एक्सपर्ट घबरा गए। सबको लगा कोई बड़ी आपदा आने वाली है। फिर अचानक गहरे नीले रंग की एक बिजली आसमान से गिरी। बूम 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 बूम। लेकिन वो बिजली गायब नहीं हुई, बल्कि एक नीली रोशनी बनकर किसी दिशा में भागी। सबके दिमाग में यही आया, ये कोई हेवनली ट्रेजर है। एंशिएंट सेक्ट्स के एक्सपर्ट्स उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन वो इतनी तेज थी कि कोई पकड़ ना पाया। उसका आखिरी निशाना था ह्यूमन कॉन्टिनेंट, एज्योर विंड कॉन्टिनेंट, और वहां से सीधे लोअर लेवल लैंड्स। इस बीच रिवर फ्लावर सिटी के गरीबों के इलाके में एस ने अभी रोते हुए कसम ही खाई थी कि वो अजीब नीली बिजली सीधे उसकी झोपड़ी के ऊपर आकर रुक गई।
वो झोपड़ी के ऊपर मंडराने लगी और फिर सीधे एस के सिर में समा गई। एस ने महसूस किया कि जैसे पिघली हुई लोहे की छड़ से उसका दिमाग फाड़ दिया गया हो। वो बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले उसने एक मीठी साफ आवाज सुनी, इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। एपिसोड 5। 12 घंटे की गहरी नींद के बाद एस ने बड़ी मुश्किल से अपनी भारी पलकों को खोला। वो अभी भी कल की घटना की वजह से सुस्त था, लेकिन अगले ही पल उसका दर्द गायब हो गया। जब वो दर्द आखिरकार खत्म हुआ तो एस को अजीब तरह की ताजगी महसूस हुई। एस को याद आया कि कल अचानक दर्द हुआ था और वो बेहोश हो गया था। ये अजीब था। क्या मैंने हेवन का अपमान किया था, इसलिए उसने मुझे सजा दी? एस ने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान दी। शायद ये बस तनाव था। आखिर मैंने 3 दिन से नींद नहीं ली थी। एस ने जल्दी ही उस बेकार सूच को दिमाग से निकाल दिया। अगर सच में हेवन इतना उदार होता कि उसे भी दंड दे, तो फिर इस दुनिया में बुराई होती ही नहीं। ये सोचते हुए उसकी नज़र अपनी छोटी बहन पर गई, जो उसकी बाहों में गहरी नींद में थी, लेकिन उसका शरीर अब भी बर्फ जैसा ठंडा था। एस का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया जब उसे उस दवा की याद आई जिसके लिए उसे तुरंत एक रूबी कॉइन कमाना था। एक रूबी कॉइन यानी कि 100 गोल्ड कॉइन्स। एस शहर जाने के लिए कोई अच्छा काम ढूंढने के लिए तैयार होने लगा। उसे थोड़ा अंदाजा था कि कहां जाकर वो एक रूबी कॉइन कमा सकता है। मुझे शहर से बाहर शिकार करने जाना होगा, एस ने खुद से बड़बड़ाया। वो अभी उठ ही रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक जानी पहचानी लेकिन अजीब सी ठंडी आवाज गूंजी। इंस्टॉलेशन पूरा हुआ। एस डर के मारे लगभग उछल पड़ा। अचानक जैसे कहीं से किसी महिला की मीठी और साफ आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां अलीना के सिवा कोई नहीं था। एस ने अपनी बहन को कस के पकड़ लिया और ऐसे चौकन्ना होकर देखने लगा जैसे कोई दुश्मन सामने खड़ा हो, लेकिन चाहे जितना देखा वहां कोई नहीं था। फिर एस को याद आया कि ये वही आवाज थी जो उसने बेहोश होने से पहले सुनी थी। ये आवाज क्या है और कहां से आ रही है? क्या मुझ पर कोई भूत सवार है? ये सोचकर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। एस ने बहुत सी भूत प्रेत और बुरी आत्माओं की कहानियां सुनी थी। रेस्टोरेंट का बूढ़ा मालिक हमेशा अपने पोते को सुनाता था कि कैसे कभी-कभी भूत बच्चों पर काबू पा लेते हैं और उनकी आत्मा खा जाते हैं। एस हमेशा इन कहानियों को बड़े मजे से सुनता था, लेकिन अब वो खुद उन्हीं से डरा हुआ था। वो बूढ़े मालिक की कोई प्रार्थना याद ही कर रहा था कि तभी वो ठंडी आवाज फिर से गूंजी। बधाई हो, इटर्नल थीफ सिस्टम ने आपको होस्ट चुना है। ये क्या बकवास है? एस लगभग चिल्ला पड़ा, लेकिन खुद को रोक लिया क्योंकि उसकी एक बाह में अलीना थी और वो उसे हिलाना नहीं चाहता था। एस ने तुरंत ही उस बूढ़े मालिक की प्रार्थनाएं पागलों की तरह मन ही मन दोहरानी शुरू कर दी। भले ही उसे उनके अर्थ नहीं पता थे, लेकिन उसने सुना था कि इन्हें जपने से भूत भाग जाते हैं। 10 सेकंड बीत गए और आवाज नहीं आई। एस ने सोचा कि उसकी प्रार्थनाएं सच में काम कर रही हैं। वो थोड़ा घमंडी हो गया और जैसे ही जश्न मनाने वाला था, फिर से वही महिला की आवाज गूंजी। होस्ट का वर्तमान ज्ञान स्तर लेवल 0 है। होस्ट के दिमाग में लेवल 0 ज्ञान स्तर की जानकारी भेजी जाने वाली है। ट्रांसफर शुरू। कृपया तैयार रहें होस्ट। इस बार आवाज पहले जैसी भावहीन नहीं थी, बल्कि जैसे एस की सरलता पर हंस रही थी। एस बुरी तरह डर गया और अलीना को लेकर झोपड़ी से भागने ही वाला था कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कुछ उसके दिमाग में घुस गया हो। वो सिर पकड़कर बैठ गया। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने चीख नहीं मारी क्योंकि उसकी बहन उसके पास ही थी। उसने दांत बहुत जोर से भींच लिए। ये दर्द कल जैसा था, लेकिन इस बार वो झेलने लायक था। 10 सेकंड बाद दर्द गायब हो गया और एस को होश आ गया। अब वो बस भागने का सोच रहा था। वो उठकर जाने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में अजीब सी यादें उभरीं। एस हैरान था। क्या भूत आत्माएं खाने और शरीर पर कब्जा करने वाले नहीं होते? वो यादें उसकी हो गईं और अब वो उन्हें देख सकता था। पहले तो वो डर गया, फिर चौंका और आखिरकार उसका डर पागलपन में बदल गया। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और अपनी बहन को देखकर शांत हो गया, लेकिन उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था।
एस को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब असली है, लेकिन मन के भीतर से आवाज आ रही थी कि इसकी जांच करनी चाहिए। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, स्टेटस। और तभी उसकी आंखों के सामने एक काला पारदर्शी पैनल बनने लगा। उस पर सुनहरे और नीले अजीब चिन्ह खुदे थे। ये एक प्राचीन भाषा थी जिसे एस समझ सकता था, क्योंकि उसे लेवल 0 की यादों में ये भाषा का ज्ञान मिल गया था। एस की आंखों में खुशी और राहत के आंसू आ गए। इटर्नल थीफ सिस्टम, मेन पैनल, होस्ट एस वाइट, जाति ह्यूमन, नो ब्लड लाइन, हेवन फर्स्ट हेवन, मॉर्टल स्काई हेवन, फर्स्ट हेवन साधना लेवल, मार्शल साधना, मॉर्टल, EXP 50 में से 0, आत्मा साधना, मॉर्टल, SP 20 में से 0, थीफ पॉइंट्स 15, करंट मिशन 0। एस आंकड़ों को देखकर दंग रह गया। फिर उसने ऊपर दाएं कोने में चमकता हुआ एक चांदी का प्रतीक देखा। उसकी नज़र फर्स्ट हेवन पर पड़ी। क्या और भी हेवन है? पहले हेवन का नाम मॉर्टल स्काई हेवन है। एस को लगा जैसे वो अब तक कुएं का मेढक था। उसने कभी रिवर फ्लावर सिटी से बाहर कदम नहीं रखा था और अब अचानक उसे हेवन के नाम का पता चल रहा था। फिर उसने अपनी साधना स्थिति देखी और कड़वाहट से मुस्कुराया। वो बस एक नर्वदा था। ये XP और SP क्या है? उसने मन ही मन पूछा। ये XP और SP वो ची की मात्रा है जो साधक को अगले स्तर तक पहुंचने के लिए चाहिए। एस अब इस आवाज से नहीं डर रहा था, क्योंकि अब ये सिस्टम उसका ट्रेजर था। तो मैं ये XP और SP कैसे जुटाऊं? होस्ट को खुद पता लगाना होगा। एस हक्का बक्का रह गया। फिर उसने पूछा, और ये थीफ पॉइंट्स? होस्ट हर सफल सम्मानजनक चोरी के बाद थीफ पॉइंट्स कमा सकता है। यही सिस्टम की मुद्रा है। सम्मानजनक चोरी? एस को झटका लगा। वो कभी चोर नहीं कर सकता था। होस्ट, ध्यान से सिस्टम का नाम पढ़ो। एस ने पैनल पर देखा और सिस्टम का नाम पढ़ा, इटर्नल थीफ सिस्टम। एस की खुशी धुएं की तरह उड़ गई। उसे समझ आ गया कि अब वो बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। TL नोट। TL नोट का मतलब होता है ट्रांसलेटर्स नोट, जिसका प्रयोग मूल लेखक की बातों को और अधिक स्पष्ट करने या उनसे जुड़ी कुछ अतिरिक्त जानकारी देने के लिए किया जाएगा। हेवन यानी स्वर्ग, एबिस यानी पाताल। हेवन, इसे आप मल्टीवर्स में से एक दुनिया मान सकते हैं, जहां फर्स्ट हेवन में रहने वाले लोग उच्च हेवन के लोगों से कमजोर होते हैं। यहां लोगों का कहना होता है, ऊपर हेवन, नीचे एबिस, और ऐसे ही उनके ऊपर दूसरा हेवन। नश्वर, वे जो किसी भी तरह की साधना नहीं करते। भविष्य में चोरी करने पर मिलने वाले थीफ पॉइंट को TP भी कहा जा सकता है।